हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आपने मुझे पहले भी देखा होगा डिफेंस वाला पे। मैंने पूरा अभी उनका कोर्स कंप्लीट कराया है डिफेंस वाला पे, और बहुत सारी चीजें उन्हें पढ़ाई हैं जो भी उनके एग्जाम से रिलेटेड थी। फाइनली आपके सामने अभी मैं आ गया हूँ एक्सेलरेट बैच के साथ। और इस एक्सेलरेट बैच का मतलब क्या है? एक्सेलरेट का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सेलरेट? एक्सेलरेशन होता है तुम्हारी कार में, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ऐसे एक्सेलरेट करते हो, मतलब स्पीड। तो यहाँ पे एक 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 स्पीड के साथ हम पूरा टर्म वन का सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए। तो बच्चों तैयार हो जाओ। देखो हमारे पास ना तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक तो सबसे पहले वो वाला बच्चा होता है जो कहता है अरे सर पढ़ लूंगा। एक रात के जो एक रात के शिकारी होते हैं, आखिरी रात में उठते हैं और शिकार करते हैं, जो हाथ आ गया बस देख लिया, जितना पेट भरा उसी में हो गया। और नहीं भी भरता, कभी कभी पेट फेल भी हो जाते हैं। तो वो बड़े रिस्की है, वो ऑन ऑन दी एज जीते हैं, एकदम मतलब वहां जीते हैं कि कुछ भी हो सकता है कांड। एक दूसरे तरह के बच्चे होते हैं। ये बच्चे कहते हैं कि सर देखो मुझे तो लाने नंबर हर हाल में। ये पहले दिन से एक एक नोट्स, एक एक चीज बना के रखते हैं। ये ऐसे टीचर, ये मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चों के मतलब टीचर के एकदम फेवरेट होते हैं, है ना। ये तो सब कुछ अपना सेट करके रखेगा। एक हमारे पास फिर तीसरे तरह के बच्चे होते हैं। जो तीसरे तरह के बच्चे होते हैं ना हमारे पास, वो ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, मन तो है पढ़ाई में, पर कुछ और चीजें भी हैं जिनमें उनका मन पढ़ाई से ज्यादा है। ठीक है। तो उन सारे बच्चों को भी दिक्कतें आती हैं और वो आखिर के 15-20 दिन या एक महीने में पढ़ना शुरू कर देते हैं। खैर, तो ये क्लास है तीनों बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए। इसलिए देखो, एक रात के खिलाड़ियों में तुम्हें बता दूं, एक रात में तो नहीं हो पाता काम। इसलिए ये जो मैं बैच लेके आया हूं ना, ये मेरा वादा है। अगर तुम ईमानदारी से इसकी एक एक क्लास देख लोगे, जितनी डीपीपीज मैं दूंगा, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको अपने पास मतलब नोट कर लोगे या डाउनलोड कर लोगे और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अंग्रेजी में जबरदस्त नंबर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा जो इंग्लिश कोर का पेपर होता है उसमें जबरदस्त नंबर। ठीक है। तो ये सभी के लिए है, तुम्हारे ये उनके लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ लिया है। जब आप मुझसे पढ़ेंगे यू विल गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने क्या रखा है? तो भाई देखो, आज थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बातें कर रहा हूँ, इसलिए रीजन ये है, थोड़ा सा तुम मुझे जान जाओ, थोड़ा सा मैं तुम्हें जान जाऊं। नेक्स्ट क्लास से हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नाम मेरा दानिश जफर है। डॉक्टर ये तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीएचडी किया है मैंने इंग्लिश में, एमफिल भी है मेरा, और पिछले 10 साल से अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सीबीएसई और ये तुम्हारे फ्लेमिंगो, विस्टास, ये सब मैंने खूब सारी पढ़ाई है। तो आज मौका है मेरे पास इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन आकर और जबरदस्त तरीके से तुम्हें तैयारी कराने का। एंड आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। आर यू गोइंग टू गिव योर 100%? एंड आई प्रॉमिस, इफ यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, यू गोना स्कोर फैबुलस। ठीक है, फैबुलसली यू गोना स्कोर। तो भाई तुम्हारे पास एक बड़ा मौका है। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या किया है मैंने इस चैप्टर में, एक बार देखते हैं आज के चैप्टर में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। तो देखिए, चैप्टर नेम क्या है? माई मदर एट 66। ये आपने देखा होगा ना, आपकी किताब में ये है, जो आपकी सीबीएसई ने किताब आपके यहाँ लगाई है। साथ ही साथ नोटिस राइटिंग भी मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ये 5 मार्क्स की आती है ना, और ये बड़ी आसान है। तो ये तो मुश्किल से 15 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ देखो हमारे पास टाइम कम है और कोई भी चीज मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, ये लिटरेचर और आपका ये जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का पेपर होता है, इसको साथ में लेके चलूंगा। तो एक दिन एक चीज लिटरेचर की भी पढ़ाऊंगा और एक चीज क्रिएटिव राइटिंग की भी पढ़ाऊंगा। और इसी तरीके से मैंने आपका पूरा शेड्यूल प्लान किया है। आपको शेड्यूल भी मिल ही गया होगा। अगर आपने अभी तक फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वो डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बार नजर डालते हैं कि आपका टर्म वन का सिलेबस क्या है। पहले अगर हम किसी चीज की तैयारी करने जाते हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना, तैयारी क्या क्या करनी है, क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, ये तुम्हारा टर्म वन का सिलेबस है, जिसमें आपके 14 नंबर सिर्फ किस चीज के हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो एक बड़ा पोर्शन आता है जिसमें आपका अनसीन पैसेज सब मैं आपको कराऊंगा, फैक्चुअल वाले भी कराऊंगा, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, डिस्कर्सिव, परसुएसिव, केस बेस्ड, ये सारे मैं आपको कराऊंगा इसी क्लास में, मतलब एक्सेलरेट बैच में। ठीक है। फिर उसके बाद 8 नंबर की आपके पास क्रिएटिव राइटिंग आती है, जिसमें से एक चैप्टर तो आज आप कंप्लीट कर ही लेंगे, मजे आ गए आपके। ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद ये आपके लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। ठीक है। और ये सारी ही चीजें मैं आपको यही कराने वाला हूं। तो अगले 15 दिन में
तुम्हारी मौज है, क्योंकि सब कुछ इसमें से मिल जाएगा। तो 14 और 8 नंबर तुम्हारे ये हो गए 22। एंड देन वी हैव मोर सिलेबस। साथ ही साथ फिर तुम्हारा लिटरेचर आ जाता है, जिसमें लिटरेरी प्रोज, पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें भी मैं आपको कराने वाला हूं। 2 बुक्स हैं आपकी जो सीबीएसई में लगी हुई हैं। एक किताब का नाम है फ्लमिंगो, है ना, जो कि प्रोज की किताब है। अब फ्लमिंगो एक ऐसी बुक, फ्लमिंगो में 2 चीजें, फ्लमिंगो में पोइट्री भी है और प्रोज भी है। ठीक है, तो प्रोज स्टोरीज होती हैं बेसिकली, ऐसे याद रखेंगे। ये पता ही तो है यार तुम्हें, 10 तो पास किया है तो पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कविताएं होती हैं। तो आज हम करने वाले हैं ये वाली पोएम, माई मदर एट 66। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम ये वाली करेंगे, एंड देन कीपिंग क्वाइट। इसके बाद हमारे पास एक बुक और है जिसमें से बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है विस्टा में से, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, है ना। एनिमी भी आ रहा है, तो ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। ये दोनों चैप्टर भी आप मेरे साथ इस टर्म 1 के सिलेबस में करेंगे। टोटल हो गया आपका भाई 50 नंबर का पेपर, है ना। तो आपके जबरदस्त मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, स्टार्ट करेंगे हम, देखो मैंने सोचा था नोटिस से स्टार्ट करूंगा, पर ये पोयम इतनी स्वीट है ना, इतनी प्यारी है कि हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो माई मदर एट 66, इट्स अ ब्यूटिफुल पोयम बाय कमला दास, और हम ये आज तैयार करने वाले हैं। तो आपको इससे रिलेटेड एक एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसके क्या पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। ठीक है, साथ साथ एमसीक्यूज जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो कुछ भी आपका बचेगा नहीं, आप ये मान के चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो स्कीम है, जिसने अभी तक स्कीम डाउनलोड नहीं करी है, देखी नहीं है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्कूल में जब था ना, तो मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे थे, वो मुझसे पूछते थे भाई एक बात तो बता दे, इंग्लिश का पेपर कब है। ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, वो अपने अलग ही ट्रिप पे रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ भाई, ये तुम्हारा इंग्लिश का पेपर ये रहा, ये डेट इसमें पड़ी हुई है 3 दिसंबर। हो सकता है छोटा छोटा लिखा है तो आपको नहीं दिख रही हो। 3 दिसंबर को आपका पेपर है, 3 दिसंबर को इंग्लिश कोर का। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, 15 दिन में तो दुनिया 15 बार घूम जाती है। तो तुम सोचो, मैं तुम्हें कंप्लीट सिलेबस करा के रिवीजन ना करा दिया तो नाम टाइगर नहीं है। ठीक है, हाँ एक बार जाके डिफेंस वाला पे मेरी आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। खैर, लेट्स स्टार्ट फर्दर। अब बढ़ते हैं आगे, और आ गई हमारी कमला दास। सो माई मदर एट 66। मैं इस पोयम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ, फिर हम पोयम पे चलेंगे। देखो यार, ये पोयम ना ऐसे लिखी है जब आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अभी तो आप बच्चे हो, 12th क्लास में हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आपकी एज आगे बढ़ेगी 5-10 साल, और उधर आपके पेरेंट्स की एज आगे बढ़ेगी। और ये जो माँ है ना, जिसने आपको गोद में लेके खिलाया पिलाया सब कुछ कराया, ये इसको आप बूढ़ा होते हुए देखोगे। और जब आप इसे बूढ़ा होते हुए देखोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज होने लगेगा कि अब शायद इसकी उम्र पूरी हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि क्या रहता है ना, उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहता। कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी कमा लेते हैं, जल्दी बढ़िया हो जाते हैं और कर देते हैं। ठीक है, कॉम्पैरेटिव माहौल है। तो यहाँ पे कमला दास ने क्या कोशिश की है, कमला दास ने ये कोशिश की है बताने की कि कैसे हमारी माँ वक्त के साथ बूढ़ी हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई लड़ नहीं सकता, हम उसे जाते हुए देख रहे होते हैं कि भाई जैसे माँ है ना, हमें दुनिया में आने से पहले हमेशा हमें देखती है कि अरे आज मेरा बच्चा अब ये 8 मंथ्स बेबी हो गया, 9 मंथ बेबी हो गया, फिर डिलीवरी हो गई, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। ऐसे ही हम अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखते हैं, वो हमें जवान होती हुई देखती है और हम उसे बूढ़ा होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का क्या मतलब, क्या पोएटिक डिवाइसेस, क्या सारी चीजें, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कमला दास ने इस पोयम में दोनों साइड्स दिखाई हैं लाइफ की। एक जॉयफुल साइड भी है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पेड़ लहरा रहे हैं, ये सारी चीजें। और एक वो वाली साइड भी दिखाई है कि कोई बूढ़ा हो रहा है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम। ठीक है, देखो डिपेंड करता है, कोई भी पोइटिक पीस होता है ना, कोई भी पोइट्री होती है, आपने उसे कैसे लिया। ठीक है, अब तुम पोयम को वही समझते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हंसी न हुए पूरे सो, तो कैसे मजा आएगा दोस्त, है ना। इसके अंदर जाओगे, यू विल लर्न, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। जिसने लिटरेचर गहराई से पढ़ी है ना, वो एक अच्छा और बेहतर इंसान बन जाता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो फॉर इट। तो थोड़ा सा पहले कमला दास के बारे में जानते हैं। देखो कितनी सुंदर दी है, ठीक है, एकदम मस्त लग रही है ना।
तो कमाला दास एक चेहरे पे आपको इनके एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना नूर, वो आपको दिखेगा, एक सुकून दिखेगा, लग रहा है कि जिंदगी में कांड कम किए हैं और हाँ अच्छे काम ज्यादा किए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कमाला दास ये बॉर्न हुई थी 1934 में, तब मेरे ख्याल में मेरी मम्मी और पापा भी बॉर्न नहीं हुए थे, तो दादी वादी के टाइम की है ये, दादी से भी पुरानी। और मई 2009 में इनकी इनकी डेथ हो गई थी। और ये पॉपुलरली नोन, ये इनका नाम है, ये इनका नाम कमाला दास है, पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम, एक टाइम में इन्होंने, इनका ये भी नाम था माधा विकुट्टी, एंड इनका जो, जब इनकी शादी हो गई तो इनका नाम कमाला दास हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमारी इंडिया में होता है ना, नाम बदल देते हैं शादी के बाद, तू शर्मा है तो शर्मा लगाएगी, अरे भाई क्यों बदल रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे तुम कुछ खरीद के लाए उस पर अपना ठप्पा लगाया है, तो खैर वो सारी चीजें अब हमारे समाज में है, अदरवाइज नो इश्यूज, है ना। वॉज एन इंडियन पोएट इन इंग्लिश, तो भाई इंडिया में थी और अंग्रेजी बोलती थी, इंग्लिश की पोएट थी। एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम, ये केरला की थी तो मलयालम भी बोल सकती थी और उसमें भी लिख सकती थी, तो इन्होंने मलयालम में भी लिखा है और किस में लिखा है दोस्त, इंग्लिश में भी लिखा है। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में क्या, एक तो इस पे कि इनका नाम क्या था, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनका मैरिड नेम क्या था, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि ये इंग्लिश के अलावा और कौन से लैंग्वेज में लिख सकती थी, तो मलयालम में भी इन्होंने लिखा है, ये तीसरा आपका क्वेश्चन है दोस्त। नोट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, जो नोट करके जाएगा उसको मजा आएगा। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जहां से इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत फेमस हुई, बहुत बड़ा नाम है इनका, इसकी वजह से देखो जब तुम जिंदगी में कुछ बोल्ड करते हो ना, तो तुम्हें फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये लगभग इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बात की किसके बारे में, फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में, कि भाई फीमेल को भी सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं एंड अ सोसाइटी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और इन्होंने ये बताया, इंडियन ऑथर हु रोट ओपनली, इन्होंने ओपनली लिखा इसके बारे में और फ्रैंकली बात की किसके बारे में, फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या है, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन, और उन्होंने ये भी बात की कि कितना मुश्किल होता है इंडियन वुमेन होना। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो इंडियन वुमेन के बारे में आपको बताइए, हमेशा बड़ा मुश्किल रहा है। ठीक है, एक तो लड़कियां ने हमारे यहाँ कमाना बहुत लेट शुरू किया है, उसके अलावा हमारे यहाँ बुरखा घूंघट इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही साथ कि लड़का जो है वो 4 गर्लफ्रेंड बना सकता है, लड़की के 4 होंगे तो तुम उसे क्या कहते हो ये भी तुम्हें पता है। तो एक अलग तरह का हमारा समाज है, तो उसी के बारे में कमाला दास ने डिटेल में बात की थी। अच्छा, दास वॉज पार्ट ऑफ अ जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स who centered on personal rather than colonial experiences। तो इन्होंने देखो पोएम लिखी, मम्मी के बारे में लिखी, इन्होंने समाज वगैरह के बारे में बात बहुत ज्यादा नहीं की है, इन्होंने इंडिविजुअल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है, जैसे फादर मदर या फिर तुम्हारे खुद के डिजायर्स, है ना। देखो ये बहुत पर्सनल चीज है जिसके बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा पर्सनल चीजों के बारे में, इंडिविजुअल चीजों को उठाया है बहुत ज्यादा। इन्होंने, जैसे लोग पॉवर्टी को उठा लेते हैं, करप्शन को उठा लेते हैं, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इन्होंने बात नहीं की है। साथ ही साथ इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, पोएट्री लिखी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या कमाला दास ने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है? जी हाँ लिखी है ना। मिमियोइड्स भी हैं इनके, एस्से भी हैं इनके, है ना। और इनके एस्से में आपको दोनों चीजें दिखेंगी, एसेस ब्रॉट हर रिस्पेक्ट एंड नोटोरिटी इन इक्वल मेजर्स। ये बहुत बढ़िया लाइन है। इसका मतलब क्या है, इज्जत तो मिली मिली इन्हें, और साथ साथ ये नोटोरिटी क्या मतलब होता है, कुख्यात सुना होगा तुमने, कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो बदनामी, तो रिस्पेक्ट तो आप समझते हैं, ऑनर। नोटोरिटी का मतलब होता है बदनामी, तो लोगों ने बदनाम भी किया है, कैसी गंदी औरत है, कैसी बातें कर रही है, क्या लड़की, ये लड़की को, लड़की पे शोभा देती है बात, मतलब लड़का हर कुछ कर ले उस पर सब शोभा देगा, लड़की पे पहले हमें सोचना पड़ेगा ये लड़की पे शोभा दे रहा है, सुट्टा मारना शोभा देता है लड़की को, देता है नहीं देता है ना। हर आदमी ये सोच रहा है भाई पहले तो तू छोड़ना मारना। अगर कोई चीज है जो लड़के को शोभा नहीं देती तो वो लड़की को भी नहीं देती, इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो ये जो भाई देखो, मैं भी लिटरेचर वाला आदमी हूँ, पीएचडी है इंग्लिश में, एमफिल है इंग्लिश में, तो मेरी सोच भी वैसी ही होगी ना, बड़ी सिंपल है। तो मैं भी वो इतना नहीं छोड़ सकता कि मैं सोचूं कि नहीं यार मैं तो कर रहा हूँ पर ये नहीं कर सकती। तो यही सारी बातें के लिए इनको बहुत सारा सहना भी पड़ा समाज का। उम्मीद है तुम्हें मजा आ रहा होगा। देखो भाई, लिटरेचर का मतलब है गहराई से पढ़ना, और लिटरेचर का मतलब है कहानी की गहराई में जाना, राइटर के सोच को समझना। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं ना
तो आपको कभी लिटरेचर कभी भूलोगे नहीं। जो मैंने जूलियस सीजर पढ़ा था ना क्लास 10th में, वो मुझे आज भी याद है। आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है मैंने। तो हमारे यहाँ जैसे तुम्हारे यहाँ लिटरेचर वो जूलियस सीजर थोड़ी सी डाल देते हैं, ये सब नहीं है, हमारे यहाँ पूरी डालते हैं। ओ माइटी सीजर, दोस डायलाइ सोलो और ऑल द कॉन्कर्स ग्लोरी श्रंक इनटू दिस लिटिल मेजर, फेयर दी वेल, आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड। तो कहने का मतलब है जब तुम बढ़िया से पढ़ते हो तो तुम्हें स्पीचेस भी याद होती हैं। ये मार्क एंथनी की स्पीच है जो उसने सीजर की डेथ पे दी थी। ठीक है, सीजर की बॉडी पड़ी थी, अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा। खैर, लेट्स मूव फर्दर। पोएम शुरू हो रही है, इमोशनल मत हो जाना, ठीक है, मजा आने वाला है। एक बार नजर डालेंगे पोएम पे, 10 सेकंड का टाइम है, पढ़ने की कोशिश करो, मतलब 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो अपने मन से, है ना। कमाला दास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसकी शक्ल भी दिखा दी है, इमेजिन करना आसान होगा। एक बार ध्यान लो, फिर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आओ भाई, बढ़ते हैं आगे। रिकॉर्डेड वीडियो तो तुमने रोक के देख ही लिया होगा जितनी देर रोकना है। अच्छा, माई मदर एट 66। देखो, अगर आप पोएम देखेंगे ना 66, इसी में एक पोएटिक डिवाइस यूज हो गया। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं आप आगे जानेंगे। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, है ना। ये सारे क्या होते हैं, पन या फिर आयरनी, ये क्या होते हैं, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है जिससे जो पोइट्री में यूज किए जाते हैं और जिससे पोइट्री सुंदर मिलती है। जैसे 66, ये 61 भी तो लिख सकते थे, 62 भी तो लिखते थे, 66 क्यों बोला, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। ये एली, इसे बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। ये आप आगे जानेंगे जब भी सेम वर्ड आते हैं या सेम लेटर यूज होते हैं या सेम साउंड आती है। ठीक है, तो ये एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक चीज और देखिए, यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं है, समझ रहे हैं। पंचुएशन का ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है, ये लाइन यही कंटिन्यू कर रही है, ये पूरी लाइन नहीं है, ये सिंगल थॉट है जो इसको यहां तक आया है। तो दिस इज एन अदर पोएटिक डिवाइस, ये आप आगे जानेंगे। ठीक है दोस्त। ओ, अब ये क्या करे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ये अपने माँ बाप के घर से कोचिंग जा रही है। कहाँ से, ड्राइविंग, कहाँ से ड्राइव कर रही है, माई पेरेंट्स होम, कहाँ जा रही है, कोचिंग जा रही है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रही है और वहां जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मम्मी इसके बराबर में बैठी है। तो मम्मी बराबर में बैठी है, ये ड्राइव कर रही है या फिर मान लो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, मम्मी बराबर में बैठी है और इसने मम्मी की तरफ नजर डाली तो इससे क्या दिखा, एक बार देखते हैं। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ जब इसने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी कैसी है, डोज। डोज का मतलब होता है जैसे कोई दवाई ले रखी हो उन्होंने, कोई डोज ले रखी हो, और जैसे बूढ़ों का चेहरा आपने देखा होगा, ऐसा था हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोज, मतलब ये एक्सप्रेशन मैंने इसलिए दिया ताकि आप अच्छे से। तो डोज में क्या होता है, ओपन माउथ, मैंने मुंह भी खोल के दिखा ना, ऐसे मुंह थोड़ा खुल गया, चेहरा लटक गया, डोज ऐसा लग रहा है बीमार है, कोई दवाई खाई है। तो डोज्ड, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट। और एशन लाइक दैट मतलब ये ऐश आप जानते होगे, ऐश्वर्या राय वाला ऐश नहीं है। ये वाले ऐश का मतलब है, ये वो वाला ऐश भी नहीं है, ऐश करा दूं, ये वो वाला ऐश भी नहीं है। इस ऐश का मतलब होता है राख। तो एशिन लाइक दैट, ऐसा लग रहा है कि मतलब उनका फेस पूरा लटक गया है, झड़ गया है, रिंकल्स आ गए हैं, ये सब। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो देखो उसने अपनी मदर की ना डेथ इमेजिन कर ली। उसको ये समझ में आ गया कि शायद मेरी माँ का टाइम पूरा हो गया है, बहुत बूढ़ी हो गई है। अब देखो, रियलिटी से भाग तो नहीं सकते ना। कोई सोचेगा कितनी गंदी औरत है, अपनी माँ की लाइफ, अपनी माँ की डेथ खुद ही इमेजिन कर रही है। अबे दिमाग में सबके आता है, बस वो ब्रेव इनफ है कि वो उसको लिख पाई है। तो उसने क्या लिखा, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ठीक है, तो उसका फेस उसे ऐसा लगने लगा है जैसे मौत के बाद लोगों का हो जाता है ना। तुम अक्सर मुर्दे का मुंह देखोगे जाके, कोई मरा है अगर आपने डेड बॉडी देखी होगी तो उसका मुंह भी ऐसी होता है, डोज्ड। कभी कभी मुंह खुल जाता है तो लोग अपने आप बंद कर देते हैं, तो वो भी रहता है ना, ऑफ कोर्स। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज, और एंड रियलाइज्ड विद पेन, और लग रहा है उनके चेहरे पे एक दर्द दिखाई दे रहा है, एक पेन दिखाई दे रहा है, एक सफरिंग दिखाई दे रही है। एंड दैट वाज एज ओल्ड एज
देखो यहाँ पे भी पोइटिक डिवाइस यूज हो गया, एज पता है ना, ये सिमिली सिमिली यूज हुआ। ये सब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो बस मैं आपको इसकी भावना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मूड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लड़की जा रही है गाड़ी में, मम्मी बैठी है बराबर में, इसने मम्मी को देखा और इसके दिल में बहुत सारे ख्याल आए कि यार मेरी माँ है, बूढ़ी हो गई है, ठीक है, फेस लटक गया है, एकदम डोज ओपन लग रही है, और ऐसी लग रही है जैसे कोई, जैसे लाश की तरह होती जा रही है ये। और जैसे जैसे ये बूढ़ी होती जा रही है, इसकी हालत ऐसी होती जा रही है, इसके अंदर एक अलग तरह का पेन दिखता है। Look, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children playing out of their homes. अब यहां तक देखते हैं, looked out, तो उसने देखा कि हाँ ऐसी मम्मी की हालत हो गई। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ थॉट है। होता है ना कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते कुछ एकदम कहीं और चले जाते हैं, फिर वापस उस थॉट पे आते हैं। अब यहाँ पे इसने अभी डार्क साइड दिखाई अपनी मदर की, कि मैं उनके साथ जा रही हूँ और मैंने देखा कि यार बड़ी बूढ़ी हो गई है, चेहरा ऐसे लटक गया है, लाश की तरह लग रहा है। तो ये सारी चीजें इसने ग्रीव चीजें बोली। अब एकदम से कह रही है बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर एकदम से वो चीज उसने अपने दिमाग से निकाल दी। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा कंपैरिजन था उसकी माँ का, कब से, जब उसकी माँ की डेथ हो जाएगी। तो इस थॉट को आप कंटिन्यू नहीं सोच सकते, इसलिए भी उसने क्या किया, उस थॉट को हटा दिया, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। तो पुट दैट थॉट अवे, तो उसने कहा नहीं यार ये सब नहीं सोचना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहां पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी को पर्सन बना के इस्तेमाल करना, इस पर्सोनिफिकेशन। किसी बेजान चीज को, जानवर को, पेड़ को, पौधे को, कुर्सी को, मेज को पर्सन बना के यूज करना। तो उसने कहा कि वो थॉट तो चली गई मम्मी की डेथ वाली और मम्मी की हालत खराब है वो वाली। एंड लुक्ड आउट एट, और फिर उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। क्या देखा? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, तो उसने कहा क्या देखा? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है स्प्रिंट मारते हैं ना, स्प्रिंट, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। तो यंग ट्रीज जो हैं, जवान पेड़ जो हैं, वो कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग, है ना। तो यंग ट्रीज, तो उसने ट्रीज को बच्चों से कंपेयर करा है, ठीक है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना या उछलना। तो कह रहा है द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, तो हैप्पी चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो जैसे कोई, हाँ, जैसे मान लो ये बॉटल है, इसके अंदर वाटर है, ये मैं स्पिल कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको गिरा दूं बॉटल को खोल के, तो ये स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो यही कह रहा है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो अपने घर से भागते हुए आ रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, जैसे किसी कोई लिक्विड निकलता है किसी बॉटल से या कुछ। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने लाइफ की ब्राइटर साइड दिखाई है। दो लाइफ का कंपैरिजन हो गया, दो लाइफ का कंपैरिजन हो गया। एक जिंदगी खत्म हो रही है ना, एंड हो रहा है, और एक जिंदगी बढ़ रही है। इसने यहाँ पे बच्चों की बात करी, तो बच्चों के पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो खेलेंगे कूदेंगे जैसे तुम लोगों की लाइफ है, और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। तो उसने उसी चीज को कंपेयर किया है कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, तो क्या होता है, हम इस चीज को देख पाते हैं कि ओहो ये चीजें खत्म हो रही हैं, ये चीजें नहीं आ रही हैं। दिस इज व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट। कंपैरिजन किया है ओल्ड एज, डेथ का मतलब एंड ऑफ लाइफ का कंपैरिजन है बिगिनिंग ऑफ लाइफ से। आप ऐसे समझ लीजिए, एंड ऑफ लाइफ का कंपैरिजन बिगिनिंग ऑफ लाइफ से इसने किया है। बट अब क्या कह रहा है, trees sprinting, the merry children spilling out of their home, but after the airport security check, जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया, अब इसे इन्हें बताया ना कोचिंग के लिए जा रही है, फ्लाइट से जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़े कदम दूर, थोड़ी दूर ये अपनी माँ से खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, उसने दोबारा उसकी तरफ देखा, है ना। वैन पेल, वैन पेल इसका क्या मतलब है? ये वापस आ गई, कहाँ आ गई वापस? वापस यहीं पे आ गई जहां पे मम्मी को पेन था। बीच में इसने खुशियों की बात करी, बीच में इसने बात की लाइफ की ब्राइटर साइड की, और फिर ये वापस आई है। वैन पेल एज एज अ लेट विंटर्स मून। कभी तुमने लेट विंटर मून देखा है? कभी लेट विंटर मून देखा है? लेट विंटर मून ना, हम अगर आप देखोगे, लेट विंटर का मतलब होता है जैसे कि जनवरी में अगर आप मून देखोगे तो बहुत सारी धुंध दिखेगी और चांद एकदम क्लीन नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, डल दिखेगा, है ना। अगर तुम समर में देखोगे तो एकदम ब्राइट होता है आसमान, है ना, चांद के साथ साथ सितारे भी दिखते हैं। पर क्योंकि
जब जैसे ये मौसम चल रहा है तो विंटर में जो मून आता है ना वो बहुत क्लीन नहीं दिखता, तो वो ये कह रहा है कि वैन दिख रही है, पेल दिख रही है, कैसे, जैसे कि विंटर का मून होता है। पर इसने चांद को कंपेयर किया, क्योंकि चांद चांद क्यों बोला, बिकॉज मून इज ब्यूटीफुल एंड मून इज फीमेल। याद रखिए ये फेमिनिन जेंडर होता है। जब भी पर्सोनिफाई करोगे मून को तो वो मेल के लिए नहीं कर सकते, फीमेल के लिए करेंगे। समझे? जैसे तुम कह देते हो ना कि हम बोल देते हैं ना, चांद बोल देते हैं तुम मेरा चंदा हो, चंदा को मामा बोल देते हैं। भाई चंदा मामा नहीं हो सकता, मामी हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में उसे हम फीमेल मानते हैं, हिंदी में खैर मामा कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून, तो जैसे लेट विंटर का मून होता है वैसी उसे उसकी मम्मी देख रही है, डल और पेल। पेल का मतलब होता है येलोइश, जैसे जैसे आपने देखा होगा ना बीमारी में लोगों की शक्ल हो जाती है वैसे। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर, ये जो आपने सुना हेड एक हो गया, मुझे स्टमक एक हो गया, तो ये एक का मतलब होता है पेन। ये सारे वर्ड मीनिंग मैं आपको आगे दे दूंगा। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर, अब इसको वही दोबारा से वही वाला पेन याद आ गया, ठीक है, जो इसकी माँ फील करती है। इसी उसी के बारे में अभी ये बात कर रही है, मतलब बुढ़ापे में जो दिक्कतें होती हैं आपको। माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर, और इसे वो भी ये चीज जो है ना, ये इसे बचपन से थी कि मेरी माँ है एक दिन बूढ़ी होगी और क्या होगा, ये डर इसे बचपन से था, तो ये इसके चाइल्डहुड फियर्स है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, बचपन के कुछ डर थे और भी बहुत सारी चीजें थी। अब यार अपनी माँ से ये तो नहीं कह सकते ना कि आप बहुत बूढ़ी हो रही हैं, पता नहीं आप कब दुनिया से चली जाएंगी, ये तो कभी कह ही नहीं सकते अपनी माँ से, ठीक है। तो ये तो इसने नहीं कहा, बट तो ये कह रही है कि मैंने क्या किया, फ्लाइट का टाइम हो गया था, मम्मी दूर खड़ी थी, मैं उन्हें देख रही थी, बट ऑल आई सेड वॉज, जो भी मैंने कहा वॉज सी यू सून, कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा या मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो कह रहा है कि जो भी मैं कर पाई वो क्या कर पाई, मैं सिर्फ मुस्कुरा पाई, मुस्कुरा पाई, मुस्कुरा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इसने बहुत बढ़िया तरीके से पोइटिक डिवाइसेस यूज किए हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। मुझे ये पोयम बहुत ही जबरदस्त लगी है, ठीक है, बहुत अच्छी लगी है। खैर मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी है, बट आई हैव लाइक्ड इट अलॉट, ठीक है। तो ये थी आपकी पोयम। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन से मेटाफर, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस और फिर पोएटिक डिवाइसेस। तो ये रहा, देखिए डोज का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कोई दवाई दे दी हो या आपने कुछ खा लिया हो, नींद में हो, आ शॉर्ट और लाइट स्लीप, जैसे आप नींद से सो के उठते ना यूं, वो वाला मीनिंग है। एशन का मतलब है वेरी पेल लाइक ऐश, ठीक है। कॉप्स मैंने आपको बताया था, डॉट डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग का मतलब है हेयर शूटिंग आउट द ग्राउंड, मतलब वही कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। स्पिलिंग का मतलब है हेयर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, वही निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, बच्चों के लिए यूज हुआ था, है ना। स्प्रिंटिंग ट्रीज और स्पिलिंग मैरी चिल्ड्रन थे, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग और ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये ट्रीज के लिए यूज हुआ था, ठीक है। मतलब पौधे जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है, पेड़ बड़े हो रहे हैं। जैसे कुछ पेड़ होते हैं ना, अभी आधा बढ़ा है, अभी और बढ़ना है आपको लग रहा है, उनकी बात कर रहा था ये, ठीक है, इसकी कर रही थी। और साथ ही साथ ये बच्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वैन का मतलब है अननेचुरली पेन, कुछ ऐसा जो बहुत ही मॉर्बिड हो, है ना, मॉर्बिड, ये वर्ड बढ़िया होता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो कि अंत की कगार पे है, जैसे किसी को बहुत तगड़ा कोविड हो गया था और वो मरने वाली हालत में था, तो आप उसको वैन बोल सकते थे। ये आपको पता ही है, पेन होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए ये आपके वो वाले क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो आपकी फ्लमिंगो में दे रखे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि भाई जो फ्लमिंगो में आपके दे रखे हैं उनके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं दूंगा, मैंने भी ऑलरेडी दे दिए हैं, आज आपको मिल जाएंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। बट मैं चाहता हूं अगर आप इसे खुद लिखेंगे तो आप पोएम को और बेहतर समझेंगे। रटना कुछ नहीं है दोस्त, अंग्रेजी में रटने वाला कुछ नहीं होता, ये तो भाषा है, जितना सीखोगे उतना आएगी। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड ये एक दैट द पोएट फील्स, तो कौन से पेन की बात करी है उसने, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए यहां आ गई थी पेन की बात, फेमिलियर पेन एज लेट विंटर्स मून्स एंड फेल्ट। तो ये पेन क्या था कि इसकी माँ बूढ़ी हो गई है और उसने उसे कंपेयर किया एक डेड बॉडी से, उसकी हालत बहुत खराब है, और वो यहाँ पे बात कर रही है उस पेन की जो आपको बुढ़ापे में होता है और आपको अपनों को देखकर होता है, जो इसको बचपन से था डर के कहीं इसकी मम्मी को कुछ होना जाए, है ना। तो ये उस वाले पेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल चीजें आप लिख सकते हैं, बढ़िया से इसका आंसर लिखिएगा, है ना। आपको इसका आंसर खुद लिखना है ना। मैं इसका आंसर आपको दूंगा कहाँ,
फिजिक्स वाला पे आप जाएंगे और डीपीपी देखेंगे। इसकी डीपीपी में आपको इसका डिटेल्ड आंसर भी मिलेगा विद सॉल्यूशन, और इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे तो मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में। सो व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्यों बोला यंग ट्रीज को भाई, क्यों बोला? स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि वो ग्राउंड से कूद रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है भाई अभी कोई पौधा है मान लो, ठीक है, पेड़ है, और अभी वो इतना ही बड़ा है, और आपको पता है इसके बराबर में एक और लगा हुआ है, वो अभी छोटा है। तो आपको बताइए, इसको इसने स्प्रिंटिंग बोला कि शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, ये निकल रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। तो प्लांट्स की बात करी जो ट्रीज बनेंगे, या ट्रीज की बात करी जो अभी आगे और बढ़ सकते हैं। तो इसने क्या बोला, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब, व्हाई आर द यंग ट्रीज। तो यहाँ पे इसने क्या कंपेयर किया, इसने कंपेयर करा एक जिंदगी खत्म हो रही है, मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ हैं जो दुनिया में नए आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसने इसलिए इसको कंपेयर किया, द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। आगे बढ़ते हैं। ये बस मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसका इंग्लिश में सारा एक्सप्लेनेशन डीपीपी में मिलेगा, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप डीपीपी भी देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द आयरनी इन माय मदर एट 66। ठीक है, तो कह रहा है आयरनी क्या है। आयरनी का मतलब होता है कटाश, कोई ऐसी चीज जैसे मैं कहूँ कि शेक्सपियर ना पढ़ा लिखा नहीं था, तो ये एक आयरनी है। ठीक है, और हम उसका तो ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ भी है कि शेक्सपियर ने क्या किया था, वो उसने के जितने भी ड्रामास थे वो मोस्ट प्रोबेबली उसने खुद नहीं लिखे थे, ठीक है, किसी ने उसके नाम से वो छाप दिए थे। तो शेक्सपियर शायद खुद पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये बात पक्की नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है। तो ये क्या है, एक आयरनी है। या सूरदास कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो पर उनकी पोएम्स आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक आयरनी है ना, पढ़ा लिखा गंवार, ये एक आयरनी है, पढ़ा लिखा है तब भी गंवार है। तो व्हाट इज द आयरनी इन माय मदर्स, तो इसमें आयरनी ये है कि एक तो उसकी माँ जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, और दूसरी चीज क्या है कि नए प्लांट्स, ये जो इसने यहाँ पे कहा था ना, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, ये उसी की बात कर रहा है कि दुनिया तो खत्म हो रही है, और एक तरफ आयरनी ये है कि नई दुनिया शुरू हो रही है ना। इसके बारे में और डिटेल में आप लिखेंगे, इसके आंसर्स में डीपीवी में बहुत गहराई से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए लिटरेचर एक ऐसी चीज है, किसने किसको किसने क्या समझा, आपका आंसर गलत नहीं करेगा सीबीएसई, लेकिन आप इतना नहीं है इररिलेवेंट ही लिख दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी नहीं लिख सकते, पोयम से ही लिखना है। अगला क्या है, व्हाट हैज द पोयम ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये व्हाट हैज द पोएट ब्रॉट, ये व्हाई हैज द पोएट, ये इनकी क्यों लेकर आया इमेज, मैंने आपको बताया था, बिकॉज ही वांट्स टू शो यू द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ एज वेल। उसने ओल्ड एज और डेथ और वेन, वैन, पेल, इन सारे वर्ड्स का एग्जाम्पल, इस सारे वर्ड्स का यूज इसने इसलिए किया कि वो आपको डार्क साइड भी दिखाना चाहता था, और फिर उसने इसका इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है, कि वो आपको ब्राइटर साइड दिखाना चाहता था लाइफ की, कि लाइफ की ब्राइटर साइड भी है। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से लिखेंगे और करेक्ट आंसर गहराई से देखेंगे डीपीपी में। Why has the mother been compared to the late winter's moon? मम्मी को उसने लेट विंटर मून क्यों कहा? मैं बता चुका हूँ लेट विंटर मून क्यों कहा, क्योंकि लेट विंटर मून जो होता है वो डल होता है, पेल होता है, और वो इतना एनर्जेटिक, इतना ब्राइट, इतना ल्यूमिनस, इतना शाइनी नहीं होता जितना बेसिकली समर्स का मून होता है। तो उसकी मम्मी की जो ओल्ड एज थी, उसने मम्मी की अपनी ओल्ड एज को कंपेयर किया है किससे, लेट विंटर्स मून से। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। अभी क्या कह रहा है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। वो जो उसने पार्टिंग वर्ड और जो उसने बात बोला स्माइल स्माइल एंड स्माइल अगेन, तो यहाँ पे कई सारे मीनिंग है। पहली चीज तो यह है कि वो क्या दिखाना चाहती थी, वो अपनी मम्मी को ही नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, वो ही नहीं दिखाना चाहती थी अपनी मम्मी को, देखो मुझे तुम्हारी चिंता है। और वो चिंता करके कर भी क्या सकती थी, एजिंग से कोई बच नहीं सकता, डेथ से कोई बच नहीं सकता, तो वो क्या करती है, वो सिर्फ स्माइल करती रहती है। तो उसका स्माइल क्या सिग्निफाई करता है, यही कि हम इस सब में कुछ कर नहीं सकते, हम बस स्माइल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या सिग्निफाई करता है, वो ये सिग्निफाई करता है कि वो अपनी माँ को कंफर्ट देना चाहती थी, है ना, उसको एश्योरेंस देना चाहती थी कि हम दोबारा मिलेंगे। भला से उसके मन में ये बात पता नहीं थी या नहीं थी कि वो दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो सोच रही होगी मिले या नहीं मिले, बट ये बात तो तय थी कि वो वहां पे उसने जो स्माइल एंड स्माइल अगेन किया, जस्ट टू मेक हर मदर कंफर्टेबल, उनको स्माइल कराने के लिए, ठीक है, और उनको हैप्पी फील कराने के लिए, ये एश्योरेंस देने के लिए कि माँ मैं दोबारा मिलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट,
राइम स्कीम ये क्या है, अब ये हमें समझना है कि इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आखिर में बम बो आ गया, कहने का मतलब है राइम नहीं कर रहे। राइम जैसे गाना होता है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो दोनों बार एंड में सनम सनम आ गया, तो इसने राइम कर लिया। तो ये जो पोयम है ना, अगर आप इसे पढ़ेंगे राइमिंग नहीं है ना। ड्राइविंग टू माई होम, देखो राइम नहीं कर रहा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड। तो इसमें कहीं भी ये एक सिंगल थॉट है, इसमें राइम्स नहीं है। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोयम लिखी गई है भाई, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये कुछ भी फालतू बात नहीं है, हल्के में मत लेना। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। इट मींस द टेक्स्ट डज नॉट कंटेन राइमिंग लाइंस, इसमें राइमिंग लाइंस नहीं है। दास यूजेस इंटरनल राइमिंग, अंदर से जो राइमिंग आती है उसको उसने इस्तेमाल किया है, मन में जो होता था उसको सीधा ये लिखती गई। ठीक है, एंड शॉर्ट लाइंस टू मेंटेन द पीस एंड फ्लो, और इसने छोटी छोटी लाइंस का इस्तेमाल किया है कि आपको एक पेस मिलेगा, एक फ्लो मिलेगा। तो फ्लो तो है उसके अंदर छोटी छोटी लाइन से, बट क्या नहीं है क्या नहीं है, राइमिंग लाइन से। इसके अलावा द यूज ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, ये मैंने आपको बताया था ना 66 है ना, यूज ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स आल्सो हेल्प द पोएट टू क्रिएट राइम्स। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ, जैसे स्माइल स्माइल एंड स्माइल अगेन, तो यहाँ पे भी इसने यूज किया। ठीक है, और भी जगह पे इसने यूज किया, जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग है ना, ये सारे भी वर्ड इसने यूज किए। तो यहां से भी आपको मिलेंगी राइमिंग। फॉर द एब्सेंस ऑफ द कन्वेंशनल राइमिंग, द राइम द रिदम ऑफ द टेक्स्ट फॉलोज द स्कीम ऑफ अ डे टू डे स्पीच। तो इसने कैसे लिखा है, जैसे हम रोजाना की जिंदगी में बात करते हैं उसी तरीके से इसने पोयम को लिख दिया है। अब बात आती है मेन मुद्दा, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, ये देखते हैं एक बार। देखिए, इन माई मदर एट 66 देयर आर सेवरल पोएटिक डिवाइसेस। तो इससे आप पहला कौन सा है, एनजेमेंट। देखो यहाँ पे ना ये एम बी साइलेंट से होता है, तो इसे एन और ये एन जैसा साउंड करते हैं, एनजेमेंट एनजेमेंट ऐसे आप इसे बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको यहाँ पे यूज किया गया है, ये इसका मेन डिवाइस है। मेन डिवाइस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दैट डज नॉट यूज एनी स्टॉप मार्क्स। मैंने आपको बताया था, देखो कॉमा यूज नहीं हुआ है, देखो जब मैंने शुरू करी थी पोएम तभी बताया था कॉमा यूज नहीं हुआ है। थ्रू द टेक्स्ट शी इंजैम्बल्स द लाइन टू क्रिएट चेन ऑफ थॉट्स। इंजैम्बल्स का लाइन है, एक को आधा अधूरा छोड़ा, दूसरे से उसे जोड़ा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये तुम्हें देख के याद रहेगा, इसलिए पोयम बार बार दिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पोयम की लाइन तो आती ही है। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे, देखो इसने बात को यहाँ पे पूरा नहीं किया, पेरेंट्स के बाद ना कोई कॉमा ना कोई फुल स्टॉप, सीधे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसी को हम इंजैम्बमेंट बोलते हैं, कि एक लाइन को दूसरे से कनेक्ट करना विदाउट यूजिंग एनी कॉमा और फुल स्टॉप। हाँ, ईच लाइन प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन फॉर कंप्लीटिंग अ सिंगल आइडिया। तो वो बात पूरी नहीं होगी, जैसे उसने बोला लास्ट फ्राइडे, अब तुम बोलोगे लास्ट फ्राइडे तो लगेगा बात पूरी होगी, आगे पढ़ोगे मॉर्निंग, अच्छा मॉर्निंग की बात हो रही है, तो इसे बोलते हैं एंजॉयमेंट। ठीक है, और ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, बात अधूरी है, आगे उसने बोला होम, इसे बोलते हैं एंजॉयमेंट। नहीं तो तुम्हें लगेगा अच्छा पेरेंट्स से दूर हो रही है, पेरेंट्स से दूर नहीं हो रही, पेरेंट्स होम। The whole idea becomes clear after going through a few lines, है ना। पूरी पोयम एक लाइन समझ में नहीं आएगी, जब आप 2-3 लाइन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ओहो एग्जैक्टली ये कह रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये इसने दिया भी है। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स नहीं आया कुछ समझ में, क्या भाई ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब तक यहाँ तक नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। द सेम गोज फॉर दिस लाइन एज वेल। तो इस तरीके से इसने इसको यूज किया है।
और इसे हम बोलते हैं इंजैप्टमेंट। याद रखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल आइडिया होता है जिसे बिना कॉमा और फुल स्टॉप के आप यूज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, राइम्स इसमें नहीं मिलेंगे। दूसरा इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन। अब ये एलिट्रेशन क्या होता है, इसमें दी एम साउंड, एलिट्रेशन होता क्या है, इट अकर्स इन द फ्रेज माई मदर साउंड्स गेट रिपीटेड, इसमें रिपीटेड साउंड्स होते हैं, रिपीटेड साउंड्स, लेटर्स या फिर वर्ड्स होता है, रिपीटेड साउंड, लेटर्स या फिर वर्ड्स होते हैं। जैसे the m sound gets repeated at the beginning of these phrase, इस फ्रेज की शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगे। as the consonant sound is repeated, जैसे कि consonant sound जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आगे कैसे। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है 66, जब आपने 6 बोला तो वो कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है कि गूंजना, आवाज का गूंजना, एको साउंड करना, उसका एको। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन दी फॉलोइंग फ्रेजेस, देखिए 66 आ गया सिमिलर साउंड है ना। पुट दैट थॉट, तो पुट थॉट एक जैसे हैं, पुट दैट थॉट, तो पुट में टी, दैट में टी, इसमें टी, तो पुट दैट थॉट, ये भी सेम साउंड है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे इसमें। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज करें, एंजम्पमेंट, एलिट्रेशन, और अगला है दोस्त मेरे ये वाला सिमिली, जो बड़ा कॉमन है और खूब बढ़िया से यूज हुआ है। तो सिमिली में आपको पता ही होगा, बताया होगा आपकी मैम ने, सर ने, एस या फिर लाइक का इस्तेमाल होता है तो वो सिमिली कहलाता है। मतलब जब किसी चीज का आप कंपैरिजन किसी और चीज से कर रहे होते हैं, जैसे मैं कहूं शी इज एज ब्यूटीफुल एज जैकलिन फर्नांडिस, तो क्या हो जाएगा, ये सिमिली हो जाएगा। सो हर फेस एशिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो इसका जो चेहरा है ना वो क्या हो गया, एशिन लाइक, ये मैंने आपको समझाया था, तो लाइक आ गया, सिमिली हो गया, ऑफ दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ऐसे बहुत सारे इसने सिमिली यूज करे हैं। यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कलर जो है अपनी मदर के फेस का, वो किससे, डेड बॉडी से कंपेयर किया है उसने, ना पेल हो गया है जैसे डेड बॉडी का हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी मम्मी के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी उस समय, और विजुअलाइज करती है, मतलब इमेजिन करती है द इमेज ऑफ फ्यूनरल एशेस, खतरनाक चीज, तो अपनी मम्मी की चिता की आग को वो मतलब जो चिता की राख होती है उसको इमेजिन कर रही है, विजुअलाइज कर रही है, while staring at her mother, एजिंग मदर, तो जो उस बूढ़ी माँ की तरफ देखते वो ये सब सोच रही है। आगे की बात क्या है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो शी लुक्ड का मतलब है कब लुक्ड, लुक्ड व्हेन शी वॉज एट हर फ्यूनरल, तो वो इमेजिन कर रही है कि ऐसी एक दिन ये मतलब इनकी डेथ हो जाएगी, ऐसी दिखेंगी आगे, ऐसी दिखती थी और ऐसी। अब ये बहुत ही ग्रीफ है, बहुत उसने अपने मन से लिखा है, तो इसको एग्जैक्टली अलग अलग तरीके से लोग इसे डिपिक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे एग्जैक्टली जो मीनिंग आप यहाँ पे सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, जिस तरीके से जो लिखा है आपके पास वही है, आप उसको दिमाग में तो नहीं झांक सकते। तो इससे साफ पता चल रहा है कि क्या बात कर रही है, अपनी मदर का जो चेहरा है उसको कंपेयर कर रही थी किससे, जब किसी का चेहरा मौत के टाइम पे होता है वैसे। तो इसका मतलब वो क्या समझ रही है कि उसकी मम्मी की मौत नजदीकी है। इन दीज लाइन्स द स्पीकर कंपेयर्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ हर मदर टू द साइंस ऑफ एजिंग, देखो साइंस ऑफ एजिंग बाय यूजिंग लिंकर्स एस, तो ये सिमिली भी यूज हुआ है इसमें, ठीक है भाई, याद रहेगा। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था, पर्सन बना के यूज करना, हमने शुरू में ही बात करी थी। ट्री स्प्रिंटिंग क्या मतलब हुआ, the poet capitalizes the first letter of both of these words, क्या बोला उसने, यंग, यंग को भी इसने क्या किया, कैपिटल लेटर से यूज किया। इन द सेम मैनर ट्रीज को भी उसने कैपिटल लेटर से, और यही पहचान है पर्सोनिफिकेशन की। जब आप किसी को पर्सन बना के यूज करते हैं तो हमें पता है कि वो हो जाता है प्रॉपर नाउन और उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पे इसने देखो कैपिटल लेटर से लिखा, यंग को भी और ट्रीज को भी, तो इसका क्या मतलब है, शी डज सो फॉर पर्सोनिफाइंग, पर्सन बनाने के लिए, किसको, ट्री को भी और यंग को भी, द ट्रीज। तो ट्रीज कैसे हो गए, हियर द पोएट इन्वेस्ट द ट्रीज विद द आइडिया ऑफ स्प्रिंटिंग, है ना, उसने कहा ये फूट रहे हैं, जमीन से पेड़ फूट रहे हैं, मतलब नई लाइफ का जन्म हो रहा है। द फ्रेज ऑल्सो कंटेन्स अ पर्सनल मेटाफर, एक पर्सनल मेटाफर भी है ना। पर्सनल मेटाफर का मतलब उसने कंपेयर कर दिया कि यार इधर जो है ट्रीज जो हैं वो मतलब फूट रहे हैं और उन्हें नई जिंदगी मिल रही है, और यहाँ पे कुछ जिंदगियां हैं जो खत्म भी हो रही हैं। Here the poet uses a personal adjective to describe the trees, personal adjective
ये यंग, ठीक है। ट्रीज कैसे है, जो कि यंग है ना। चलो, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन की बात भी इसने की है इसमें। मेटाफर आपको पता ही है, मेटाफर जैसे आपने कहा यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, तो ये मेटाफर है। आपने एस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, और फिर भी आपने कंपेयर कर दिया, यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम मेरे दिल की रानी हो। या कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल कौन है, वो शिप है डेजर्ट का, तो आपने वहां रानी को अपनी वाली से कंपेयर कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, कैमल को शिप, SHIP शिप से कंपेयर कर दिया। तो ये कहलाते हैं मेटाफर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेटाफर जो यूज हुआ है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको स्पिलिंग का यूज क्यों किया, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, भागते हैं, खेलते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। हियर द एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू ग्लास ऑफ लिक्विड, है ना, फुल ग्लास ऑफ लिक्विड। देखो भाई, अगर ये बॉटल है ना, ये देखो मैंने इसको उठाया है तभी भी ये हिल रही है ना, इसमें क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है ना, ये फिल है, अच्छा खासी भरी हुई है। तो अगर मैं इसे अपने हाथ पे बस इसे ऐसे भी रखूंगा ना, तभी भी देखो ये थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जरा भी मैं इसको जरा भी करूंगा तो ये हिलेगी। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये काफी देर तक चलता रहेगा। सो व्हाट इट मींस, इसके अंदर बहुत एनर्जी है। इसी एनर्जी को उसने बच्चों की एनर्जी से कंपेयर किया। फुल ऑफ लिक्विड, द ग्लास और द कंटेनर इज देयर होम, है ना, जो कहा वो घरों में से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो जैसे बॉटल का होम क्या है, पानी का होम क्या है, फिलहाल बॉटल थी, ऐसी बच्चों का होम क्या था, होम, जैसे सॉरी, जैसे इस कंटेनर के लिए, इस वाटर के लिए एक कंटेनर होम है, ऐसे बच्चों के लिए उनका घर उनका होम है। तो वो उसी को कंपेयर कर रहा है कि वो अपने घर से बाहर निकल के भाग रहे। द चिल्ड्रन आर द लिक्विड दैट फिल्स द होम, सही बात है, विद लाफ्टर एंड जॉय, अपनी एनर्जी से। तो वो जो एनर्जी उसने बताई है ना, तो वो क्या है, उसका लाफ्टर और जॉय बच्चों का। बाय लुकिंग एट किड इट सीम्स दैट दे आर स्प्लिंग आउट देयर एनर्जी व्हाइल प्लेइंग, ठीक है। तो ये भी एक मेटाफर है जो यूज हुआ है। हाँ, एक ये वाला मेटाफर है जो यूज हुआ है, लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे देखो उसने एस का इस्तेमाल नहीं किया, है ना, लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी कंपैरिजन कर गया, इसीलिए ये मेटाफर कहलाया। तो क्या मतलब है लेट विंटर मून, जैसे लेट विंटर का, इस पे हम काफी देर बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो दीज फ्रेजेस कंटेन्स अ मेटाफर टू the poet portrays the pale white color of the moon during winter's end. It is comparable to the face of an aged person. तो जैसे एक एजिड पर्सन का फेस पेल होता है, वैन होता है, वैसे ही लेट मून विंटर होता है। तो ये एक और मेटाफर मिला आपको। हाँ, पैलियोलॉजी एंड पॉलीसिंडेटन। अब पॉलीसिंडेटन पहले देखते हैं, उसके बाद पैलियोलॉजी देखेंगे। क्या कह रहा है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो देखो ये एंड दो बार यूज हुआ है, और ये एंड क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन है। इसकी जगह और भी यूज हो सकता था, बट भी यूज हो सकता था, येट भी यूज हो सकता था, कोई भी कंजंक्शन यूज हो सकता था। तो देखो क्या कह रहा है, इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, मतलब यहां नहीं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं जोड़ने के लिए। तो द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रीडर्स कैन फाइंड टू लिटरेरी डिवाइसेस, फर्स्टली the conjunction and is used twice for the sake of emphasization। तो कभी भी अगर आप एम्फेसाइजेशन के लिए किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल किस चीज के लिए, जोर देने के लिए, एम्फेसाइजेशन के लिए, पोइट्री में जोर देने के लिए, तो इसे आप क्या बोलते हैं, पॉलीसिंडेटॉन, ठीक है। तो पॉलीसिंडेटॉन क्या होता है कि आप किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं, I want you to see this class completely and attempt all the questions and do watch DPP's solution। तो ये क्या हो गया, मैंने and यूज करके क्या किया, पॉलीसिंडेटन का यूज किया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकेंडली क्या होता है, द सेम वर्ड सिमिली इज रिपीटेड थ्राइस, है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सो इट इज कॉल्ड अ पैलिलोगॉगी। तो पैलियोलॉजी क्या होता है, दीज टू पोएटिक डिवाइसेस बिलोंग टू द फिगर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप एक वर्ड का यूज रिपीटेडली कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, पैलियोलॉजी हो जाता है। जब आप क्या करेंगे, यही वर्ड है स्माइल, इसी को बार बार यूज करेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है, इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं,
कि वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल अगेन कौन सा यूज हुआ है, तो ऑप्शन में इन दोनों में से एक होगा, देख लेना। अगर कंजंक्शन के बारे में पूछा है तो ये लगा देना, और वर्ड की रिपीटेशन के बारे में पूछा है तो पैलिडोलॉजी लगा देना। नेक्स्ट थीम्स, देखिए ये पोयम ऐसी है ना, इसको एक थीम नहीं दे सकते कि इसका थीम डेथ ही है। अगर इसका थीम डेथ है तो फिर ट्रीज की बात क्यों करी उसने, बच्चों की बात क्यों करी, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल थीम्स हैं, पहली थीम है इसकी डेथ, ठीक है, उसी के बारे में बात की है, इतनी देर से हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, खास तौर से उसकी फेस की। इन द फर्स्ट एनकाउंटर द स्पीकर मदर इज डोजिंग, तो पहली बार जब मदर की बात हुई तो मदर कैसी थी, डोजिंग, ओपन माउथ, नींद नींद से आ रही थी, अभी जैसे सो के उठ के आई हूँ, कमजोर दिख रही थी, है ना, ओपन माउथ। द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर फेस रिसेंबल दैट ऑफ अ डिसीज, उसकी मम्मी की शक्ल कैसी लग रही थी, जैसे किसी बीमार, मतलब किसी मरने वाले की होती है। और उसके बाद उसने स्टैंड एयरपोर्ट पे फिर उसने बात करी, क्या बोला कि मम्मी कैसी हो गई है, वैन हो गई है, पेल हो गई है। तो इस सबसे पता चल रहा है कि वो डाइंग की बात कर रही है ना। देखो ये तो है कि ये थी, ये रही आपकी थीम। का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब दोस्त होता है सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात। तो एक सेंट्रल आइडिया तो ये है कि इसने बात करी डेथ की, कैसे, यहां से आपको इसके हिंट मिले। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि आप समझ जाएं कि कहां से ये बात आई। दूसरी थीम क्या है मेरे दोस्त, दूसरी थीम है इसकी मदर डॉटर रिलेशनशिप, माँ का और बेटी का रिश्ता कैसा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इसने बताया है यहाँ पे, है ना। दिस पोएम कंटेन्स अ डॉटर फीलिंग अबाउट हर मदर हु इज स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ द डेथ, है ना। तो ये तो है ही इसमें थीम कि मदर और डॉटर का रिलेशन कैसा होता है, कैसे वो बचपन से, उसने बोला ना माय चाइल्डहुड फियर्स, तो बचपन से कुछ उससे डर थे जिसके बारे में उसने बात नहीं की, है ना, कह सकती थी मम्मी से कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के चली गई, तो ये क्या है, मदर डॉटर रिलेशनशिप भी बताया उसने। इसके बाद उसने ओल्ड एज के बारे में बात की कि भाई हाँ ये भी थीम हो सकती है कि बुढ़ापे में आदमी कैसा हो जाता है, एकदम पेल, एकदम बेकार सा, है ना। जैसे यहाँ पे उसने कहा इमोबिलिटी, आदमी एकदम स्टिफ हो जाता है, हड्डियां और ये तुम्हारे कहते हैं ना घुटने स्टिफ हो गए, घुटनों में बहुत सारे आपके घर में बूढ़े होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, तो स्टिफनेस आ जाती है। इमोबिलिटी, मोबाइल जानते हो ना, घूम, तो वो इमोबाइल हो जाते हैं, इमोबिल हो जाते हैं, घूम नहीं पाते, चल नहीं पाते, है ना। शी प्रेजेंट हाउ इट मेक्स अ पर्सन वीक एंड फ्राजाइल, फ्राजाइल मतलब इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता हो। तो ये इसने अपनी मम्मी के बारे में बताया। और ये क्या है, ये निराशावाद है, पेसिमिज्म की बात करी इसने। तो ओल्ड एज और पेसिमिज्म, निराशावाद को पेसिमिज्म बोलते हैं, ठीक है। एज वेल निराशावाद मतलब व्हेन यू आर व्हेन यू मीन टू से व्हेन यू सी दी, पेसिमिज्म मींस टू सी द डार्क साइड्स, डार्क साइड को देख, एज वेल एज डेथ, ठीक है। तो पेसिमिज्म और डेथ के बारे में बात की। अब ये बात क्लियर नहीं हुई है कि उसकी मम्मी को कोई बीमारी थी या नहीं, क्योंकि जो भी उसने लिखा है उससे पता ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कि उनको कोई बीमारी थी। तो इसने किसके बारे में बात की है, ओल्ड एज, और उसको डिपिक्ट किया है अपनी मदर की डेथ से भी उसने डिपिक्ट किया। तो बड़ा सिंपल है कि ये डेथ भी हो सकती है और ओल्ड एज भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और थीम है पोयम की। देखो ये 4-5 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई भी एक आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो लाइफ एंड लिविंग के बारे में ये तो मैंने बताया, ये ब्राइटर साइड उसने दिखाई, है ना। ओल्ड एज के अलावा उसने किसी और चीज की भी बात करी, जब उसने कहा यंग ट्रीज, है ना, और चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहां पे उसने किसकी बात करी, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। द ट्री सिंबलाइजेस लाइफ एंड चिल्ड्रन सिंबलाइजेस लाइफ स्पॉन्टेनिटी, है ना। ट्रीज बताते हैं यहाँ पे लाइफ बता रहे हैं कि नई लाइफ, नई जिंदगियां आ रही हैं। और बच्चे क्यों, क्योंकि बच्चे उसको चला रहे हैं, पेड़ तो चलते नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी आप कहीं से दिखाएंगे, लगातार होना किसी चीज का, बच्चों से। वेयर इज द इमोटिव इमेज ऑफ हर मदर्स फेस पोर्ट्रेज द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, है ना। फ्यूटिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, एंड, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार हो जाना, है ना। तो फ्यूटाइल हो गई यहाँ पे लाइफ, उसकी मम्मी का फेस बता रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट द चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस डिपिक्ट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, है ना। तो ये दो चीजों की बात करिए, लाइफ एंड लिविंग की भी इसकी एक थीम हो सकती है। टोन का मतलब क्या होता है, टोन का मतलब होता है मूड ऑफ द नरेटर, उसका मूड कैसा है, स्टाइल ऑफ द नरेटर, उसका अंदाज कैसा है, अंदाज बयां कैसा था। तो ये कैसा था, डिप्रेसिंग और सैड टोन,
ऐसे नहीं है मजे लेके वो बता रही है मेरी मम्मी तो बूढ़ी हो गई, अब मम्मी मर जाएंगी, सब मुझे मिल जाएगा, ये मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिप्रेसिंग इन सैड टोन है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हर मदर इन अ डायरेक्ट टोन में बताया उसने, है ना। दो शी इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर मदर, उसे दया तो आ रही है मम्मी पे, सिंपैथेटिक तो है वो अपनी मदर के लिए, लेकिन फिर भी वो सैड है। शी रियलिस्टिकली, और रियलिस्टिकली वो रियलिस्टिकली बात कर रही है कि सच में उसकी माँ का फेस कैसा हो गया है। इट लुक्स लाइक दैट ऑफ एन एज्ड पर्सन, देयर इज एन एशन लुक। तो ये सारी चीजें उसने बताई हैं। तो टोन ऑफ द पैसेज कैसी है, याद रखिएगा, डिप्रेसिंग टोन है। दूसरी बात, एक जगह पे ये खुश भी हुई है, हाउ नेचर इज फिल्ड विद वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी। रिवाइटल आता है ना, रिवाइटल, जीओजी भर के, वहीं से याद रखना, वाइटल मतलब एनर्जी से होता है। ऑफ लाइफ, हियर द टोन बिकम्स अ बिट अपलिफ्टिंग। मैंने बताया ना, एक सिंगल टोन नहीं है, एक सिंगल थीम नहीं है। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी खुश हुई है, उसने जब बाहर देखा, उसने कहा ना, एंड सून पुट दैट थॉट अवे, जल्दी से वो मैंने निकाल दिया अपनी मम्मी की डेथ वेथ के बारे में। और फिर क्या हुआ, और फिर उसने पेड़ देखे, बाहर बच्चे देखे, तो अ बिट uplifting and hopeful. However, it changes in the upcoming lines, और आने वाले लाइंस में उसने उसे फिर चेंज कर दिया। तो मेन टोन तो उसकी सैडनेस ही थी और डिप्रेशन ही था, है ना। टूवर्ड्स इमिटेट द टोन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेन थीम आप याद रखिएगा इसकी, सैड क्या थी, डिप्रेसिंग और सैड टोन थी। It imitates the tone of the first section of the poem. Towards the end of the poem, the speaker hints at childhood of losing these lines reflect the tone of the pain. हाँ, तो इसमें tone of the pain, tone of sadness, tone of pessimism, ये सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन कहीं बस सिर्फ एक जगह पे थोड़ी खुशी की बात हुई है, जहाँ पे पेड़ और बच्चों की बात हुई है। ठीक है, तो ये थी आपकी टोन ऑफ द पैसेज, और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, सेशन में आपको मजा आया होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत 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 सारी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको नहीं दी, जैसे कि एमसीक्यूज, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये हुए। दूसरी चीज, इन क्वेश्चंस के आंसर्स, ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स। तो इन सब के लिए आपको फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड करना है, अगर आपने नहीं किया है तो वहां पे आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चंस तो हैं ही, इनके अलावा और क्वेश्चंस, ये जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनके तो डिटेल्ड आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, उन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन होगा बेसिकली, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके नोट्स भी हैं, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है भाई, और अब हम बात करने वाले हैं, तो उम्मीद है ये पोयम आपकी एकदम तैयार हो गई होगी। अब तो सोते में भी बता दोगे कि इस पोयम में क्या हुआ था, उम्मीद है ना। और अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ लाइन है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो याद रखिए टाइगर जिंदा है। आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो। नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 12, 5 नंबर लाएगा तुम्हें, और इतना आसान, इतनी पप्पू चीज है ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी अभी तुम्हारी आधे घंटे में। मतलब आधे घंटे नहीं, अब मान के चलो ये क्लास मुश्किल से बची है 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट्स 5 नंबर, तो बुरा ही है क्या, है ना, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। देखिए, पहले समझते हैं नोटिस क्या होता है। नोटिस बोर्ड तुम्हारे स्कूल में भी होता है, जगह जगह तुम्हें नोटिस मिलेंगे लगे हुए, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, है ना। कुछ बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे नोटिस लग सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस में नोटिस लग सकता है, ठीक है, या फिर स्कूल्स में नोटिस लगता है, कॉलेजेस में नोटिस लगता है, यूनिवर्सिटीज में नोटिस लगता है, पुलिस स्टेशन में नोटिस लगता है, कोर्ट में नोटिस लगता है, बहुत सारी जगहों पे, मेनली कहाँ पे, ऑफिसेस या फिर बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वहां पे भी। घर में नोटिस लगा लोगे अपने, नहीं भाई, घर में थोड़ी नोटिस लगाओगे, घर वालों को तुम ये थोड़ी बोलोगे देखो भाई सबको बर्तन अपने अपने धो के रखने हैं, ये नोटिस है, ऊपर तुमने लिखा नोटिस, नीचे लिख दिया पापा का नाम, और लिख दिया ये घर का नोटिस है भाई, सबको अपने बर्तन खुद धो के रखने हैं, मम्मी किसी के बर्तन नहीं धोएंगी, ठीक है, जिसने किचन में गंदगी मचाई वो अपने आप साफ करेगा आज्ञा से, ये थोड़ी होगा आज्ञा से तुम सबके पापा, ये तो ये तो नहीं होता ना। तो आप याद रखिए पर्सनल नहीं होता नोटिस राइटिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं,
तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। नोटिस आर डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेसेस, फेमस जगहों पे आपको दिखेगा, है ना। न्यूज़पेपर में भी आते हैं, मैगजीन्स में भी नोटिस आता है कि भाई हमने नोटिस, बहुत सारी कंपनीज है ना जो सबको बताना चाहती हैं कुछ, तो वो नोटिस सीधे न्यूज़पेपर मैगजीन में भी देती हैं। और ये सेलेक्टिव ग्रुप के लिए होता है, एक सेलेक्टिव ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल जब नोटिस लगता है आपके कॉलेज में तो वो सिर्फ और उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्कूल में लगता है तो उसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। सिंस अ नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट, तो बेसिकली है क्या, ये अनाउंसमेंट है, एक ऐसी सूचना, है ना। आप हिंदी में से क्या कहते हैं, सूचित किया जाता है ना। तो सूचित किया जाता है मतलब आप कहते हैं सूचना। तो नोटिस क्या है, बेसिकली सूचना है, सूचना और इंफॉर्मेशन। इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। इसमें तुम कोई प्यार मोहब्बत बदतमीजी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जैसे तुमने देखा कमाला दास प्यार मोहब्बत इन सब की बातें कर रही, टू द पॉइंट बात करोगे तुम इसमें, ठीक है। सीधे बताओगे भाई ये चीज है, ये होना है, ऐसे होना है, इतने बजे होना है, पहुंच जाना, ये आदमी कह रहा है। टू द पॉइंट बात करते हो उसमें। कैसे बात करते हो, टू द पॉइंट। एडजेक्टिव्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे आप इसमें, फॉर्मल और फैक्चुअल करेंगे। इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। ऐसे नहीं इसमें जबरदस्त मैं आज वोकैब के ऐसे वर्ड लिख दूंगा कि नोटिस पे लोग ये पूछेंगे कि ये नोटिस लिखा किसने, ये बदतमीजी इसमें नहीं करनी है। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बार इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, उसी से नंबर आएंगे आपके। ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो है नोटिस को आप हमेशा बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। नोटिस को ऊपर लिखा जाता है, एडहियर टू द स्पेसिफाइड लिमिट। हाँ, तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जिन पे इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 एमसीक्यूज इस पे आपके बनेंगे, नोटिस पे आता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई नोटिस कितने वर्ड्स में आता है, तो 50 वर्ड में आता है, ठीक है। दूसरी चीज, नोटिस लिखा कहां जाता है, वर्ड नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखा जाएगा, और ये भी टॉप पे लिखा जाता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जो इशू कर रहा होता है नोटिस उसके जस्ट नीचे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, अभी आगे दिखाऊंगा। तो नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक नंबर इसमें मिलेगा आपको। नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इश्यूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी चीज नोटिस में मेंशन नहीं करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और इश्यूइंग, नेम, प्लेस, और एक चौथा ऑप्शन वो आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे मनी रिक्वायर्ड। तो मनी रिक्वायर्ड से कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग, ठीक बात है, हेडिंग तो आपको देनी होगी कि भाई नोटिस है, सूचित है, सूचना है किस बारे में, तो किस बारे में सोच रहा है वो भी आपको, आप फॉर्मेट में समझेंगे कैसे लिखनी होती है। राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, आके इशू कब हुआ है नोटिस, उसकी डेट भी आपको बतानी होती है। साथ ही साथ क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप, ये भी आपको बताना होगा कि ये किस किस को सूचित किया जा रहा है। जैसे कि सूचित किया जाता है कि जो बच्चे जिनकी बैक आई है उनको नहीं बैठाया जाएगा अगले टर्म के एग्जामिनेशन में, ये क्या हो गया, ये एक नोटिस हो गया। तो किन के लिए, उन बच्चों, सबके लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए है जिनकी बैक आ गई है, बैकलॉग है ना। तो ये इस तरीके से नोटिस आता है। क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप for whom the notice is to be displayed, purpose of the notice, भाई सूचित कर ही क्यों रहे हो, ये भी तो बताओगे, ठीक है। उनको नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि ना, जो भी तुम रीजन देना चाहते हो, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते या वॉट एवर, उनको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ द नोटिस। मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल, तुम इसके अंदर डेट भी डालोगे, है ना, वेन्यू डालोगे और टाइम डालोगे। तो ये तीन चीजें हैं। इस पे मैंने क्वेश्चन देखा था, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें, which of these following is not mentioned in notice, तो डेट, वेन्यू, टाइम और कोई भी और दूसरी चीज वो दे सकता है, और फीलिंग ऑफ द इशूअर। तो हमें पता है ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये एक एक नंबर में तुम्हें आते हैं और देख सीखने को मिलते हैं। सिग्नेचर भी आप इसमें अपने करेंगे। सिग्नेचर याद रखिए, सिग्नेचर का मतलब होता है कि ये नहीं तुम एकदम धांसू से ऐसे वाले सिग्नेचर नहीं, कैपिटल लेटर्स में नाम लिखने को सिग्नेचर बोलते हैं इसमें। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे बस, ठीक है। वो मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगा। तो सिग्नेचर भी आता है, नेम भी आता है, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, और एक बात याद रखना, पूरा नोटिस लिखने के बाद उसे डब्बे में डाल देना,
क्योंकि नोटिस तुम जब भी देखोगे तो बॉक्स में लिखा हुआ देखोगे। ठीक है भाई, अब जरा नोटिस के कुछ मॉडल्स देखते हैं, मॉडल देखते हैं कि भाई कैसे इशू होता है, क्या होता है, बहुत आसान है। हाँ, ये देखिए, ये एक नोटिस है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज, ये आपको डब्बे में दिख रहा है, ये रहा डब्बा, ये वाली लाइन इसका डब्बा है, डब्बे में नोटिस आ गया। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा जो इस नोटिस को इशू कर रहे हैं। तो सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दिल्ली, तो ये सबसे ऊपर आएगा एट द टॉप। ठीक है, और इसे हमने कैसे लिखा है? याद रखिए, इसे लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, ये आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और अगर कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसका 1 नंबर मिलता है आपको ना, तो नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, सेफ रहेंगे बिल्कुल। अगर आप चाहें तो कैपिटल में ना भी लिख के जो फर्स्ट लेटर है उसका वो कैपिटल कर देते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटर यह है कि आप उसे कैपिटल लेटर में लिख दें। अगला क्या है, फिर आपको नोटिस तो कैपिटल लेटर में लिखना ही है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना। इन दोनों को आप कैपिटल में लिखें तो बेटर है, नंबर मिलते हैं पूरे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप ये नोटिस लिखते हैं ना यहाँ पे नोटिस, तो 1 नंबर तो ऑर्गेनाइजेशन या इशूइंग बॉडी का नाम लिखने पे, और उसके बाद 1 नंबर आपको किस पे मिलता है? जब आप इस वर्ड नोटिस को प्रॉपरली लिख देते हैं और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। तो ऐसे समझ लो कि ये 5 नंबर का आता है, तुमने कुछ नहीं किया, है ना, तब भी तुम ये और ये सब दिया हुआ होता है, तुम सोच रहे हो कहां से लिख दूं, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, करना भी सिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको ये यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया, इसके बाद आप डेट डाल देंगे। तो ये नोटिस और डेट, इन दोनों का 1 नंबर और होता है। तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर तो तुमने यहाँ कमा लिए फ्री फ्री के, है ना, तो इसको छोड़ने वाली चीज नहीं है। उसके बाद क्या बात हो रही है, मुद्दे की क्या बात है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, नोटिस दे काहे रहे हो भाई, तो ये बताएगा ये इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन। देखो इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है, इसके इनिशियल कैपिटल लेटर में डाले गए, इसके इनिशियल कैपिटल लेटर में डाले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। दूसरी चीज आप याद रखिए, जब भी आप डेट डालेंगे तो डेट पूरी लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखोगे देश, ये नहीं लिखोगे ऐसे। डेट कैसे लिखोगे? डेट लिखोगे ऐसे, 27 जनवरी, 20 अगर 22 है तो 22 जनवरी, और यहाँ पे ये कॉमा लगा के, जब आप 27 मतलब कोई भी डेट है, फॉर एग्जाम्पल है 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल के बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे ईयर 2021। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इसमें हेडिंग डालेंगे, वो सॉरी डेट डालेंगे, और फिर आ गई आपकी बॉडी, इसे बोलते हैं बॉडी, और इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं इसके। अगर आप ये बहुत अच्छा नहीं भी लिख पाते तो 1 नंबर तो मिलेगा, और इस हिसाब से आप नोटिस में पाएंगे कम से कम 4 नंबर। अगर बढ़िया लिखना आता है तो फिर तो है ही, तो ये 4 नंबर तो पक्के हैं, 5 है, 5 में से 4 पक्के हैं अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। सो एन इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज हो रहा है कब? 12 फरवरी को। तो देखो इन्होंने क्या क्या बता दिया, डेट बता दी, कहाँ पे हो रहा है? टैगोर थिएटर पे, तो डेट बता दी, और फरमाएंगे तो जानेंगे कि क्या बता दी, डेट बता दी, और क्या बता दिया? वेन्यू बता दी, कहाँ होने वाला है। दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन दी आइटम्स, अब ये क्या बता दिया? टारगेट ऑडियंस। मैंने बताया ना किसी के लिए तो लिखा जाएगा, तो ये कौन है? टारगेट, टारगेट ऑडियंस इनका। टारगेट आइटम्स विच आर स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग शुड कम फॉर सिलेक्शन ऑन 1 फरवरी 2000। ये एक और डेट बताई है, ये टाइम भी बता दिया है, बहुत शानदार, इन दी असेंबली हॉल ओनली क्लास। अब देखो ये भी टारगेट ऑडियंस है, बेसिकली यही टारगेट ऑडियंस है, किनके लिए इशू किया गया है नोटिस, तो किसके लिए? 6 to 12 क्लास के लिए, यही लोग एलिजिबल हैं और इन्हीं के लिए नोटिस है। ड्रेस शुड बी अरेंज बाय द पार्टिसिपेंट, तो इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है,
है ना, कि खुद अपनी ड्रेस लेके आओगे, स्कूल के पास मत आना, हमें ड्रेस दे दो, नहीं तो सभी आ जाएंगे। उसके बाद आप ये आपके नेम आ गया, ठीक है। नेम, इसमें इन्होंने सिग्नेचर नहीं करा। जब आप इससे फॉर्मली लिखेंगे तो आप पहले उसमें सिग्नेचर में कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे, जैसे वेंडिटा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे। और फिर आप चाहें तो स्मॉल लेटर्स में अपना पूरा नाम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपने पहले कैपिटल लेटर्स में लिखा, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स में नाम लिखा, और फिर लास्ट में आप हो कौन, तो ये कल्चरल सेक्रेटरी, ये आपका डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, बस ये करके इसे डब्बे में डाल दो और 5 नंबर तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखो यहाँ पे ये एक मैंने दिया है नोटिस, तो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया मॉडर्न। अब देखो इन्होंने इसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा है, पर इनिशियल कैपिटल रहे हैं, ठीक है, लेकिन नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा। तो ये ठीक हो गया। 21 होना चाहिए था, ये बेटर वही होगा, 21 जून, फिर कॉमा 2019, ठीक है। आई कैपिटल, एस कैपिटल, सी कैपिटल, एफ कैपिटल, इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मुद्दा, सब्जेक्ट हो गया। एंड इंटर स्कूल कल्चरल फीस्टा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये सब की आपने बात करी, ये हो गई बेसिकली आपकी बॉडी। बॉडी लिखने के बाद आपने लिख दिया नाम, आप चाहें तो ऊपर इस पे सिग्नेचर भी कर सकते हैं, ये हो जाएंगे सिग्नेचर, ठीक है। और ये हो गया आपका डेजिग्नेशन, ठीक है दोस्त, और मिल गए आपको 5 नंबर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि मैंने आपको दिया है ये, ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको अब एक्सप्लेन करना नहीं है कि किसके कितने कितने नंबर होते हैं। तो नोटिस, हेडिंग, प्लेस, डेट, सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन, इन सब का आपको मिल जाता है कितना नंबर, 1 नंबर, ठीक है। अब कंटेंट में आपने ये बताया कहाँ, कब, टारगेट ग्रुप, एजेंडा, इन सब के आपको मिलते हैं 2 नंबर। 50 वर्ड्स में बताना है, 50 वर्ड से ज्यादा में बताओगे तो भी नंबर कटेंगे, थोड़ा कम अगर हो जाता है, देखो 50 का मतलब ये नहीं है कि 49 नहीं लिख सकता, 50 का मतलब है कि आप 40 to 60 वर्ड में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। 40 प्लस चले जाओ, 44 45 वर्ड्स, कोई बात नहीं है, ठीक है। और 50 प्लस चले जाओ, 50 to 55 वर्ड्स, कोई बात नहीं है। तो उसी में आपको इसे कंप्लीट करना है। एक्सप्रेशन कोहेरेंस, है ना, कि भाई तुम ढंग से बात तुमने करी है नहीं, स्पेलिंग्स, ग्रामर, एक्यूरेसी, 2 नंबर आपको इसके भी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने एक नोटिस है, इससे नोटिस बनाना है आपको। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि तुम कौन हो, तुम एक स्काउट मास्टर हो या गाइड हो, कैप्टन हो KR सागर पब्लिक स्कूल के, जो कि माइसोर में है, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड टू सेंड अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स ऑफ योर स्कूल टू दी जैम्बोरी। जैम्बोरी क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है, एक तरह का सब मिल के पार्टी वार्टी करते हैं। टू बी हेल्ड एट लखनऊ, ये लखनऊ में होना है, 1 हफ्ते के लिए चलेगा सेलिब्रेशन, है ना। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट अ नोटिस, राइट अ नोटिस नहीं कहते हैं, नोटिस को हमेशा ड्राफ्ट करते हैं। तो आपको एक ड्राफ्ट करना है नोटिस जो कि 50 वर्ड के अंदर होगा, एंड टू बी प्लेस्ड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड पे लगेगा स्कूल के, जहां पे इनवाइट किया जाएगा, इनवाइट द नेम्स ऑफ दोज स्काउट्स एंड गाइड्स हु आर इंटरेस्टेड। तो जितने भी स्काउट्स हैं या गाइड्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है जॉम्बोरी, आपको इनको इन्फॉर्म करना है। इन्वेंट दी नेसेसरी डिटेल, तो देखो इन्वेंट का मतलब होता है इसमें से निकाल लो नेसेसरी डिटेल,
और एक नोटिस ड्राफ्ट करो। तो अभी मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसमें आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। एक बढ़िया सा अभी हाथों हाथ करना है, ये नहीं हाँ ठीक है वीडियो देख लूंगा बाद में कर लूंगा, नहीं, अभी हाथों हाथ आपको फटाक से एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। अभी कर लोगे सीख जाओगे। देखो 5 नंबर का सवाल है, अभी करो, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और फिर आगे की देखना है जब नोटिस ड्राफ्ट हो जाए। मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसा दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। हाँ भाई, तो एक बार देखते हैं कि नोटिस आपका कैसा दिखेगा, कैसे आपको नोटिस में से इंफॉर्मेशन निकालनी है सारी। लेट्स गो फॉर इट। देखिए भाई, तो ये नोटिस आपका ऐसा दिखने वाला है, के आर सागर पब्लिक स्कूल मैसूर, आपने सबसे ऊपर लिख दिया है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे ऊपर आ, इसके नीचे नीचे आपको नोटिस लिखना था कैपिटल लेटर्स में, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ये एक गलती है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही है। तो इसके पूरे नंबर, इसके पूरे नंबर, यहाँ पे नंबर आपका थोड़ा कट सकता है, तो ध्यान रखिए नोटिस में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पे ये आपने सब्जेक्ट भी डाला है, इसे आप हेडिंग भी कह सकते हैं। और ये आपको कहाँ से मिली, ये भी आपको पीछे से मिली। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है नोटिस के लिए। तो के आर सागर पब्लिक स्कूल हो गया, ये लोग इशू करेंगे इसको। इसके बाद नीचे आपने नोटिस लिखा, डेट आपको कैसे पता चली, डेट इसमें दे नहीं रखी है तो आपने अपने पास से एक डेट मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डेट नहीं दे रखी तो आपने अपने पास से 1 अक्टूबर कोई भी डेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये कहां से मिला, सब्जेक्ट या हेडिंग, हाँ, सब्जेक्ट और हेडिंग कहां से मिला, inviting the names of those scouts and guided who are interested to participate। यहां से आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट किसके लिए है, स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए। यहाँ पे इन्होंने दे दिया स्काउट्स एंड गाइड्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नोटिस का सब्जेक्ट या हेडिंग। और ये आ गई बॉडी। बॉडी आपको कहां से मिली, बॉडी के बारे में भी आपको यहीं दे रखा है, इसी में दे रखा है कि आपको सेलिब्रेशन के बारे में बताना है। तो ये क्या कह रहा है, स्कूल हैज डिसाइडेड टू सेंड अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स कहां पे, टू द जैम्बोरी टू बी हेल्ड एट लखनऊ। लखनऊ के बारे में भी आपको वहीं पे लिखा था। तो बॉडी निकालना कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपना अरे ये तो मैं बना लूंगा, तो नहीं होगा। आपको एग्जाम से पहले कम से कम 5 to 10 नोटिस की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। एटलीस्ट कुछ मैं अभी आपको आज एग्जाम देकर भी जाऊंगा। Those scouts and guides interested to participate in the Jamboree may give their names to the undersigned by the 7th of October। अब देखो यहाँ पे ये आपने डेट्स ना अपने हिसाब से ले ली। 1 अक्टूबर को आपने नोटिस निकाला, तो आपने सोचा 7 दिन का टाइम दे देते हैं लोगों को, तो आपने 7 दिन का टाइम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई डेट दे नहीं रखी है, कहीं भी डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, बस ये कहा है कि 1 हफ्ते के लिए चलेगी। ठीक है, तो आपने लिख दिया, हाँ यहाँ पे आपने 1 हफ्ता भी मेंशन कर दिया कि 20th to 27। तो यहाँ पे 2 नंबर कमाने का पूरा मौका है अगर आप इसे ऐसा लिखते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते की बात हुई, आपने वो 1 हफ्ता यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। जो जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है वो आप अगर एग्जैक्टली मेंशन करते हैं, उसे सेंटेंस में बना के शॉर्ट और क्रिस्पी सेंटेंस, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब दो स्काउट्स एंड गाइड इंटरेस्टेड in the Jamboree may give their names to the undersigned by 7th of October। इसके बाद इन्होंने सीधे स्काउट मास्टर यहाँ पे लिख दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। मान लीजिए आपका नाम है हर्षित। ठीक है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पहले इसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। हर्षित हर्षित अग्रवाल
और फिर वहां पे नीचे इसका डेजिग्नेशन। तो इसमें नेम मिसिंग था, तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर, ये हो गया आपके सिग्नेचर, ये हो गया आपका नेम, और ये फाइनली डेजिग्नेशन। देखिए जानबूझ के इसको मैंने उठाया है क्योंकि ये बेसिक गलतियां हैं जो बच्चे कर देते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो नोटिस को ऐसे नहीं लिखना, ये बताया आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन इस तरीके से आपको चलना। तो उम्मीद है आपको क्लास एकदम मजेदार लगी होगी, सीखने को मिला होगा, खूब मजा आया होगा क्लास में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये तीनों नोटिस हैं जो आपको बनाने हैं ना। बहुत सारे आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए, एक ये एग्जाम्पल दिया, एक आपको एग्जाम्पल दिया मॉडर्न पब्लिक स्कूल वाला, मॉडर्न स्कूल वाला, और एक एग्जाम्पल ये दिया। तो मैंने 3 एग्जाम्पल देके आपको नोटिस बढ़िया से सिखा दिया है। उम्मीद है आपको एग्जैक्टली 100% समझ में आ गया होगा। इसके एमसीक्यूज वगैरह भी आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, और आपको 3 के लिए मैंने होमवर्क दे दिया। तो ये रहा आपका होमवर्क, अभी के लिए इतना काफी है। अगर आपको क्लास में मजा आया हो और आप मुझसे ऐसी बहुत सारी क्लासेस लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा लिटरेचर आपका 30 तारीख से पहले पहले खत्म कर दूं, और सारे नोट्स हर एक चीज, तो जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। क्लास को और गहराई से समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो मैंने फिजिक्स वाला पे डीपीपी दी है वो जरूर देख लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो 60% है, 40% माल आपको डीपीपी पे मिलेगा, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, मतलब इसी के साथ मिल जाएगा, इसी वीडियो के साथ आपको मिलेगा ऐप पे। तो दोनों चीजें देखिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अभी के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं अगले क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।